हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बैदान फ्रॉम मुल्तान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंसीडर माय अपॉलजीज़ कि मैंने एविडेंस लॉ की सीरीज़ एक स्टार्ट की और फिर मैं उसको फिनिश नहीं कर सका ड्यू टू माय सर्टन ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। खैर, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इस सीरीज़ को कंप्लीट करूँ। यहाँ पर मैं एक दो बातें आपसे करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरी उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एलएलबी के स्टूडेंट हैं या सीजे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। इवन अगर आप पीएमएस जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में अगर आप लॉ के सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो कानूनी शहादत जो है, जो एविडेंस लॉ है, ये उसका भी पार्ट है। तो ये मैं इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि इन सीरीज़ के अंदर मैं वो पॉइंट्स डिस्कस करूँ जो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हेडिंग्स के तौर पर भी आप इसको क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो मेन बुलेट्स हैं वो मैं इसकी ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए बुलेट्स जो हैं वो उनको या वन पेजर बनाना आपके लिए आसान हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है क्योंकि आर्टिकल 22 के अंदर 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए हैं जिनको कानून शहादत ने रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे डिक्लेयर किया है। उन 5 में से एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग। बाकी जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं इसमें से नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग को डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन जो टॉपिक है ये एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है और इसमें अक्सर हम इसको मिक्स कर जाते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के साथ, जबकि आइडेंटिफिकेशन परेड जो ये तो एक तरीकेकार है जिससे पर्सन की आइडेंटिटी की जाती है, जबकि जो आइडेंटिफिकेशन जो पर्सन है वो सिविल केसेस के अंदर भी अप्लाई होता है। जो कि आइडेंटिफिकेशन परेड है वो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स के अंदर होता है। मैं आपको इसकी मिसाल से मैं इसका डिफरेंस अभी आपको समझाऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और आइडेंटिफिकेशन परेड, क्योंकि हम इसको मिक्स कर जाते हैं तो इसका डिफरेंस समझना बड़ा जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन की मिसाल आप लीजिए कि एक बंदा जो कि 7 साल से, जिसका नाम असलम है और वो 7 सालों से मिला नहीं है, उन लोगों के सामने नहीं आया जिसके सामने उसको होना चाहिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के सामने या अपने क्लोज सर्कल के सामने, और अब 7 साल बाद वो अपेयर होता है और वो कहता है कि मैं असलम हूँ। अब को लॉ उसको प्रिज्यूम कर चुका है कि वो डिजीज हो चुका है, मर चुका है, क्योंकि जो बंदा 7 साल से नजर आए तो कानून ये तस्लीम करता है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है। अब अगर 7 साल बाद वो बंदा अपेयर हो जाता है और वो कहता है कि मैं असलम हूं, तो अब क्या होगा कि कोर्ट जो है वो उन लोगों को बुलाएगी जो कि उसके फैमिली मेंबर्स हैं या उसके उसके कोलीग्स थे जहां वो जॉब करता था या उसका कोई बिजनेस था, और उन लोगों को जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे कि वो आए और उसको आइडेंटिफाई करें कि क्या ये असलम है या नहीं है। तो दिस इज आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अब इसमें उस बंदे ने, असलम ने, कोई क्राइम कमिट नहीं किया कि हम उसकी शनाख्त कर रहे हैं, जबकि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है उसकी क्या मिसाल है, उसको मैं आपको इंडिपेंडेंट, मैं एक मिसाल अभी आपको एक, बल्कि एक स्टोरी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। आपने मिस्टर बीन देखा होगा कि उसकी एक एपिसोड है जिसके अंदर 5 लोगों को सामने खड़ा किया जाता है एक पुलिस स्टेशन के अंदर, वो जाकर सबको पिन अप करता है। तो एक बंदा वो डिफरेंट चीखें मारते हैं, तो एक बंदे को कहता है कि यस, इसने ये क्राइम कमिट किया है। तो वो एक मिसाल है आइडेंटिफिकेशन परेड की। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन के अंदर आता है। अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है। इसकी जो एक आसान डेफिनेशन है वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन परेड इज टू मेक अप द पर्सन इन द लाइन एंड वन पर्सन हु इज आइडेंटिफाइंग विटनेस आइडेंटिफाइज देम एज अ कल्प्रिट ऑफ द क्राइम। के आइडेंटिफाइंग विटनेस जो है वो लोगों की पहचान करता है कि इनमें से कौन सा बंदा जो है इसने क्राइम कमिट किया है। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। अब आइडेंटिफिकेशन परेड जो है इसके जो रेलिवेंट लॉ है वो, एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि आर्टिकल 22 के अंदर कहीं पर आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं है, लेकिन वर्ल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन है, तो वहां से हम इसको रिलेट करते हैं कि ये आर्टिकल 22 से डील करता है। इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के जो रूल्स हैं उसका वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 और उसका पार्ट सी जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड से डिस्कस करता है। वहां पर ये वर्ड मेंशन्ड है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड, आइडेंटिफिकेशन का लफ्जी मतलब है पहचान और परेड का मतलब है प्रोसीजर। पहचान का जो तरीकेकार है इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड, या आम जबान में इसको हम कहते हैं शनाख्त परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका जो पर्पस है वो है ये चेक करना कि जो विटनेस है क्या वो आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है एक्यूज्ड को, जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहा है कि इसने क्राइम कमिट किया है। क्योंकि ये एक बड़ा नॉर्मल सी एक सिचुएशन हो सकती है कि एक बंदा जो कि जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ है,
अब वो पुलिस को ये कहता है कि जी मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं पहचान लूंगा। तो अब ये चेक करना है कि जो विटनेस जो ये बात कह रहा है कि मैं पहचान लूंगा, क्या वो सही बंदे को पहचानता या नहीं पहचानता। इससे होगा क्या कि एक तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी कि हाँ इसने सही बंदे को रिकॉग्नाइज किया, और सेकेंडली जो कोर्ट्स हैं जब उन्होंने ट्रायल करना है और उसको पनिश करना है तो वो भी वो सेटिस्फाइड होंगी कि हम जो रियल कल्प्रिट है उसको पनिश कर रहे हैं, किसी इनोसेंट को पनिश नहीं करे। तो ये इसके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स या पर्पस के अंदर आते हैं। अब ये क्यों जरूरी समझा जाता है कि वाई इट इज नेसेसरी, इसमें दो तीन इसमें यहां पर एक बात बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि हर क्रिमिनल केस के अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज नॉट कंपल्सरी। और अगर ये नहीं होता तो इससे प्रोसिक्यूशन का केस फैटल नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ केसेस के अंदर इसको जरूरी समझा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे केसेस जिसके अंदर एक्यूज का नाम जो है वो एफआईआर के अंदर मेंशन ना हो, लेकिन उसमें कंप्लेनेंट और जो विटनेस है वो कहते हैं कि अगर हमारे सामने एक्यूज आ जाए तो वी कैन रिकॉग्नाइज हिम, और हमारे जहन में उसके कुछ ग्लिम्पसेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये सिचुएशन इस तरह से हो सकती है कि जब प्रोसिक्यूशन का कंप्लीटली जो केस है वो डिपेंडेंट हो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, तब भी जो है ये नेसेसरी समझा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जरूर करवानी चाहिए। अब ये समझना जरूरी है कि कहाँ ये जरूरी नहीं होता, वेयर इट इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें सबसे पहले तो वहां ऐसी सिचुएशन जहां पे विटनेस जो है वो उसकी उसके जहन में कंप्लेनेंट जो एक्यूज्ड है उसका कोई नक्श ही मौजूद नहीं है। मतलब वो एक्यूज्ड के बारे में जो 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 कि मुलजिम है उसके बारे में अगर वो नहीं उसको उसको याद कि उसका फेस कैसा था, उसके फेस कट्स कैसे थे, या उसको उसको वो नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता अंधेरे की वजह से, डार्कनेस की वजह से, तो इसकी जरूरत नहीं मौजूद रहेगी। दूसरा, अगर अदर कन्विंसिंग मटेरियल मौजूद है प्रोसिक्यूशन के पास तो फिर भी आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है एविडेंशियरी वैल्यू, कि इसको इसकी जो हर एविडेंस की एक वैल्यू होती है जो अदालत कंसीडर करती है। इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर एपेक्स कोर्ट की बारहा जजमेंट्स हैं कि ये एक कोरेबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आता कि ये सिर्फ एक कोरेबोरेशन है। कोरेबोरेशन कहते हैं जो मेन एविडेंस को सपोर्ट कर रहा हो, यानी कि ये सिर्फ सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाता है। इसमें दो तीन बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं कि व्हेन इट शुड बी कंडक्टेड, वेयर इट शुड बी कंडक्टेड, हु कंडक्ट्स द आइडेंटिफिकेशन परेड। तो सबसे पहले व्हेन इट शुड बी कंडक्टेड, ये कब की जाए, इसके बारे में कहा जाता है कि इट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि 12 से 13 दिन के अंदर, यानी कि जब क्राइम कमिट हुआ डे ऑफ अकरेंस से 12 से 13 दिन के अंदर आइडेंटिफिकेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि इसमें असूल ये इसमें जो प्रिंसिपल सेट किया गया है कि डिले नहीं होना चाहिए, वो ये है कि नॉर्मली जो इंसान है उसकी जो मेमोरी है वो फेड हो जाती है वक्त के साथ, तो लिहाजा इसको जल्द अज जल्द करना चाहिए। खैर, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मिसाल लीजिए कि अगर एक रेप विक्टिम है और वो रेप के बाद, उस क्राइम कमिट होने के बाद वो कोमा में चली गई है और वो 3 महीने बाद उसको होश आता है और वो कहती है कि मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ एक्यूज को जिसने कि मेरे साथ ये रेप कमिट किया है, तो अब वो 3 महीने बाद भी आइडेंटिफिकेशन परेड हो सकती है। तो इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। इसके अलावा ये कहाँ पर होनी चाहिए? ये कभी भी पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना ही पुलिस इसको कर सकती है। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एफआईआर होती है और उसके अंदर किसी मुलजिम को नामजद नहीं किया जाता तो पुलिस क्या करती है कि एक्यूज को पकड़कर लाती है और कंप्लेनेंट को बुलाती है और कहती है कि जनाब आप ये पहचाने, ये वही बंदा है। तो दिस इज रॉन्ग। ना तो पुलिस स्टेशन में हो सकती है, ना पुलिस ये करवा सकती है। तो ये कहाँ पर होगी? ये नॉर्मली जेल के अंदर हो सकती है, बल्कि ज्यादातर ये जेल प्रेमिसेस में होती है। सम टाइम अगर जो आइडेंटिफाइंग विटनेस है जिसने आइडेंटिफाई करना है वो अगर हॉस्पिटल में है और ही शी कैन नॉट मूव, तो फिर इसको हॉस्पिटल में भी करवाया जा सकता है। ये जो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसकी प्लेस कहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि ये जो कंडक्ट है ये सिर्फ मजिस्ट्रेट क्लास 1 एंड अबव कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट क्लास 2 और क्लास 3 जो है ये कंडक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं इसके कॉमन प्रोसीजर की बात करूं कि इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है, इसमें प्रोसीजर ये होता है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि क्रिमिनल ट्रायल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज है उस स्टेज पे आईओ को ये लगता है कि विटनेस जो है वो ये कह रहा है कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं अगर मेरे सामने एक्यूज आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा मैजिस्ट्रेट को, और मैजिस्ट्रेट को कहेगा कि जनाब आप डे और टाइम और वेन्यू सिलेक्ट कर लें और इस डे पर हम जो आइडेंटिफाइंग विटनेस से एक्यूज की आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएंगे। तो जब वो डेट टाइम फिक्स हो जाएगा तो वहां पर जो विटनेसेस हैं उनको भी बुलाया जाएगा और एक्यूज को भी बुलाया जाएगा। और एक्यूज के साथ एक और चीज जो यहाँ पर जो रूल्स के अंदर मेंशन्ड है, और वो ये है कि जो एक्यूज है वो वहां पर अकेला नहीं होगा, वहां पर हमने उसके साथ लाइन अप करना है
अगर एक एक्यूज है तो कम से कम उसके साथ 8 डमीज को खड़ा करना है या 9 डमीज को खड़ा करना है, यानी कि टोटल 9 to 10 पर्सन होने चाहिए जिनमें से एक एक्यूज होगा। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि ये ना हो कि एक गलत जो एक इनोसेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करके सजा दे दी जाए, तो लिहाजा डमीज उसके साथ खड़ी की जाती हैं। डमीज के बारे में कहा जाता है कि डमीज पर्सन होंगे, वो इंसान होंगे, लेकिन वो जो डमीज हैं वो उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, उनके फेस कट्स, उनकी हाइट, उनके हेयर्स, अगर उनका कोई निशान है किसी किस्म का, तो वो उनके सेम होने चाहिए जो कि एक्यूज्ड है उससे सिमिलर होने चाहिए। अगर वो उससे डिफरेंट होंगे तो फिर वो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर जो है उन डमीज का उस एक्यूज के साथ सिमिलर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि बिफोर आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है विटनेसेस जिन्होंने आइडेंटिफाई करना है और एक्यूज्ड और डमीज, उनके दरमियान किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, उनको अलग अलग रूम्स के अंदर बिठाना है। अगर एक से ज्यादा विटनेस है तो क्या होगा, पहले एक विटनेस आएगा, वो उस 9-10 लोगों की लाइन को देखेगा और उसमें से आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्सन जो है ये एक्यूज्ड है, ये कल्परेट है। और उसके बाद फिर जब उस बंदे को जो विटनेस आइडेंटिफिकेशन कर चुका है वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक सेपरेट रूम में बिठाया जाएगा। उसको पिछले जो विटनेस जो वेटिंग में है उनके साथ उसकी कम्युनिकेशन नहीं करवाई जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड विटनेस आएगा और फिर थर्ड विटनेस आएगा। इस तरह से ये एक आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर किया जाता है। और इसके बाद क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो है वो विटनेसेस की तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, जो एक्यूज्ड है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है उसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अगर उसका किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। और फिर वो रिपोर्ट जो है ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो एज अ एविडेंस अदालत के अंदर रेलिवेंट फैक्ट के तौर पे, कोरैबोरेटिव एविडेंस के तौर पे कंसीडर की जाती है। यहाँ पर ये कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड है वो इनएडमिसिबल होती है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? उसमें सबसे पहले कि अगर आइडेंटिफाइंग विटनेस जो है वो सस्पेक्ट को लेकर थोड़े से डाउटफुल हैं कि जी, या हेजिटेटिंग है कि मुझे शायद याद नहीं आ रहा, तब भी ये इनएडमिसिबल होगी। या आइडेंटिफाइंग विटनेस जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि जनाब एक्यूज जो है उसने अपना फेस कवर किया हुआ था। नॉर्मली रोबरी और डकैती के केस के अंदर जो रॉबर्स होते हैं या डकेट्स होते हैं वो अपने फेसेस कवर रखते हैं, तो इसमें भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इनएडमिसिबल कंसीडर की जाती है। एक और जो सिचुएशन है कि अगर एक से ज्यादा एक्यूज हैं तो अब जो आइडेंटिफाइंग विटनेस है वो एक्यूज का रोल भी एट्रीब्यूट करेंगे। मिसाल के तौर पर कि अगर दो एक्यूज थे, एक ने हाथ पकड़ा हुआ था और एक ने फायर किया था, तो किसने फायर किया था और किसने हाथ पकड़े हुए थे, रोल भी एट्रीब्यूट करना जरूरी है कि आइडेंटिफाइंग विटनेस ने रोल भी एट्रीब्यूट करना है। ये हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन का, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन पीरियड हमने समझी। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स क्या होता है कि इसमें जो रॉब्ड आर्टिकल्स अगर पुलिस रिकवर कर लेती है, अगर एक जगह से कोई आर्टिकल्स या चोरी हुए थे उनको पुलिस रिकवर कर लेती है, तो अब उसके जो रियल ऑनर्स हैं उन रियल ऑनर्स तक पहुंचाने के लिए एक परेड, एक आइडेंटिफिकेशन करवाई जाती है। इस तरह से कि अगर मिसाल के तौर पर ऑर्नामेंट्स हैं, जेवर हैं, तो उन उसी तरह के सिमिलर जेवर रखे जाएंगे और फिर बुलवाया जाएगा कंप्लेनेंट को, जो ऑनर है, जो ये क्लेम करें कि हमारा, उनको कहा जाएगा कि आप इसको आइडेंटिफाई करें कि इसमें से आपके कौन से हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ये तो आर्टिकल्स की भी होती है, प्रॉपर्टी की भी होती है। बल्कि इस पर मैं एक इंडिया की कोर्ट की एक जजमेंट पढ़ रहा था, मुझे उस जजमेंट की साइटेशन मैं इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसमें बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन है कि अगर आपको एक डेड बॉडी मिलती है, उस डेड बॉडी की, डेड बॉडी नहीं, उस डेड बॉडी का सिर्फ आपको उसकी बोन्स मिलती हैं और उसका आपको स्केलेटन मिलता है, तो उस स्केलेटन का जो साइज ऑफ बोन्स है, आप उससे जब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि यार वही बंदा है, तो ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स की डेफिनेशन के अंदर है, क्योंकि अब वो पर्सन नहीं है लेकिन वो थिंग की डेफिनेशन के अंदर आएगा। सेम इसी तरह से अगर अगर कोई ऐसा मामला है कि सिविल केस है जिसके अंदर दो पार्टीज ये क्लेम कर रही हैं कि ये हमारा है, और एक पार्टी कहती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी और दूसरी कहती है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी है, तो फिर उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ थिंग्स जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।